हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सूर्य प्रकाश रंगी आपका स्वागत करता हूं दक्षिणा ई क्लासरूम पर। हम पढ़ रहे थे मोल कॉन्सेप्ट। लास्ट हमने मोल कॉन्सेप्ट का थर्ड लेक्चर स्टडी किया था। आज हम फोर्थ लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। लास्ट हमने पढ़ा था वेपर डेंसिटी क्या होता है, वेपर डेंसिटी आप कैसे निकालते हैं, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। तो वहां पर हमने कुछ फॉर्मूलाज देखे थे। चलिए उसी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो बिल्कुल इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन को पढ़िए, पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन गिवन है, फाइंड आउट डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एट 1 atm प्रेशर एंड 27 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर। तो आपको डेंसिटी पूछा है, ना कि वेपर डेंसिटी, राइट। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमने लास्ट निकाला था। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू pmw अपॉन r2। ये डेंसिटी का फॉर्मूला डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। प्रेशर कितना गिवन है 1 atm। मोलर मास कौन सी गैस के लिए है, ऑक्सीजन गैस के लिए। तो मोलर मास ऑक्सीजन का कितना होगा, ऑक्सीजन गैस का 32 अपॉन वैल्यू ऑफ r 1/12। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन के लिए 1/12 यूज में ले सकते हैं। इनटू कितना है टेंपरेचर 300 केल्विन, राइट। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, डेंसिटी ऑफ गैस निकाल सकते हैं। कैलकुलेट कीजिए, 312 से कितना 25 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 32 अपॉन 25। तो यहां पर डेंसिटी क्या होगा, ग्राम पर लीटर में आपको मिलेगा। क्लियर। तो ये तो डेंसिटी ऑफ गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन है क्वेश्चन आपको, फाइंड वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोरीन गैस CO2 गैस विद रिस्पेक्ट टू हीलियम एयर। 80% N2 दे रखा है, 20% O2 दे रखा है, राइट। तो पहले वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, राइट। होपफुली आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। तो हम कैलकुलेट करते हैं वेपर डेंसिटी। फर्स्ट गिवन है आपको क्लोरीन गैस। अब यहां पे आपको रेफरेंस गैस स्पेसिफाइड नहीं है, तो हम रेफरेंस गैस किसको मानेंगे, हाइड्रोजन गैस को। तो वेपर डेंसिटी क्या होगा, मोलर मास ऑफ गिवन गैस अपॉन मोलर मास ऑफ रेफरेंस गैस। यस, देखिएगा यहां पे अगर हम वेपर डेंसिटी का यूनिट का बात करें, वेपर डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, देखिए ये भी मोलर मास है, ये भी मोलर मास है। इसका यूनिट क्या होगा, ग्राम पर मोल, और इसका यूनिट भी क्या होगा, ग्राम पर मोल। तो ये दोनों यूनिट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मींस ये वेपर डेंसिटी क्या होगा, यूनिट लेस होगा। वेपर डेंसिटी आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक गैस दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना टाइम से, राइट। तो वहां पे 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, तो वो आपको टाइम बता रहा है कि कितने टाइम से एवियर है, तो उसका कुछ यूनिट नहीं होगा। तो ये वेपर डेंसिटी क्या होता है, वेपर डेंसिटी इज यूनिटलेस। इसको आप अपने नोट्स में जहां पर वेपर डेंसिटी का आपने टॉपिक लिखा था वहां पे इसमें इंक्लूड करना कि वेपर डेंसिटी क्या होता है, यूनिटलेस होता है। तो वेपर डेंसिटी यहां पे क्लोरीन गैस का क्या होगा, मोलर मास ऑफ क्लोरीन गैस 71/2। तो मींस बिकॉज़ आपको रेफरेंस गैस कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है, तो हम हाइड्रोजन गैस को ही रेफरेंस गैस कंसीडर करेंगे। तो इसका मोलर मास 2, तो वेपर डेंसिटी क्या मिलेगा 35.5 आपको मिल जाएगा। क्लियर। सेकंड गिवन आपको CO2 गैस विद रिस्पेक्ट टू हीलियम गैस। तो CO2 गैस दे रखा है, तो इसका वेपर डेंसिटी क्या होगा, मोलर मास ऑफ CO2 44 अपॉन मोलर मास ऑफ रेफरेंस गैस। रेफरेंस गैस कौन सा गिवन है आपको, हीलियम। हीलियम का मोलर मास कितना 4, तो कितना मिल जाएगा 11 मिल जाएगा वेपर डेंसिटी, राइट। नेक्स्ट आपको दे रखा है थर्ड, एयर का वेपर डेंसिटी निकालना है। 80% N2 है एंड 20% O2 है बाय मोल, राइट। 80% N2 है, 20% O2 है बाय मोल। अब यहाँ पे वेपर डेंसिटी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, मोलर मास चाहिए। रेफरेंस गैस कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है, तो हम रेफरेंस गैस क्या कंसीडर करेंगे, हाइड्रोजन को ही कंसीडर करेंगे। तो अभी पहले आपको इस मिक्सचर का मोलर मास निकालना पड़ेगा। यस, याद कीजिए आपको पिछले क्लास में आपको एवरेज मोलर मास बताया था। तो क्या आप इसका एवरेज मोलर मास निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपको बाय मोल परसेंटेज गिवन है। अगर टोटल मोल 100 हुआ तो ये 80 मोल होगा, ये 20 मोल होगा। तो पहले एवरेज मोलर मास ऑफ एयर निकाल ले। तो एयर का एवरेज मोलर मास क्या होगा, कैसे निकालेंगे, M1N1 प्लस M2N2 अपॉन N1 प्लस N2। सो M1 कितना, नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है 28 इंटू N1 कितना है 80 प्लस M2 कितना है 32 इंटू 20 अपन टोटल कितना होगा 100। तो कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है ये 28
80/100 means 28.8 ग्राम पर मोल आपको मोलर मास ऑफ एयर मिला। राइट, एयर का मोलर मास मिल गया तो वेपर डेंसिटी क्या होगा। अब इस पे आप रेफरेंस गैस कौन सा लेने वाले हैं, हाइड्रोजन। तो रेफरेंस गैस ऑफ हाइड्रोजन तो मोलर मास क्या, वेपर डेंसिटी क्या होगा, मोलर मास ऑफ एयर अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन मीन 14.4। ये इसका आपको क्या मिल जाएगा, वेपर डेंसिटी ऑफ एयर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसी पर एक बेस्ड डेकोर क्वेश्चन। सो क्वेश्चन गिवन है आपको, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ SO2 एंड SO3 इज 35, देन फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ गैसियस मिक्सचर बाय मोल। तो आपको वेपर डेंसिटी गिवन है, मोल्स का परसेंटेज आपको बताना है। तो पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर चेक कीजिए आपने जो किया है वो सही है या गलत। ठीक है, चलिए होपफुली आपने सॉल्व किया होगा। सो आपको गिवन है वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। राइट, कैसे निकालेंगे, मोलर मास ऑफ मिक्सचर अपॉन मोलर मास ऑफ रेफरेंस गैस। मोलर मास कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है, सॉरी रेफरेंस गैस कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है, तो आप रेफरेंस गैस कौन सा लेंगे, हाइड्रोजन। तो मोलर मास क्या लेंगे, हाइड्रोजन का 2। अब वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर गिवन है, तो क्या इसकी हेल्प से आप मोलर मास ऑफ मिक्सचर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मोलर मास ऑफ मिक्सचर क्या होगा, मोलर मास बाय 2 यानी मोलर मास ऑफ मिक्सचर कितना होगा, 70 ग्राम पर मोल। तो यहां से आपको मिक्सचर का मोलर मास मिल गया। अब याद कीजिए जो आपने एवरेज मोलर मास निकाला था, क्या उसमें कहीं मोल परसेंट था, N1 N2 N3 ये क्या था, मोल परसेंट। अगर टोटल मोल्स को आप 100 मान लें तो N1 N2 N3 का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा, मोल परसेंट ऑफ पर्टिकुलर गैस। जितने जो गैस के लिए N1 N2 आपने कंसीडर किया उसका परसेंटेज मिल जाएगा। तो यही आप क्या करेंगे, SO2 और SO3 के लिए करेंगे। तो हम क्या करें, यहाँ पे टोटल मोल्स को, टोटल मोल ऑफ SO2 प्लस SO3, टोटल मोल मींस मोल्स ऑफ SO2 प्लस मोल्स ऑफ SO3 100 कंसीडर करें। तो अगर ये x मोल हुआ तो ये कितना होगा, 100 माइनस x। राइट, इसको आप ले लें N1 फॉर SO2 एंड N2 फॉर SO3। तो अगर ये N1 है तो इसका M1 कितना होगा, 64। मोलर मास ऑफ SO2 32 प्लस 32 एंड मोलर मास ऑफ SO3 32 प्लस कितना 48, तो कितना होगा ये 80। राइट, तो यहाँ पे आपको दोनों का मोलर मास पता है, दोनों का मोल परसेंट आपने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है। तो एवरेज मोलर मास क्या होगा, M1 N1 प्लस M2 N2 अपॉन N1 प्लस N2। राइट, एवरेज मोलर मास कितना गिवन है, कितना मिला आपको 70 इक्वल टू M1 कितना था 64, N1 कितना है x प्लस M2 कितना है 80 इंटू 100 माइनस x अपॉन टोटल कितना होगा 100। कैलकुलेट कीजिए कितना 7000 इक्वल टू 64x प्लस 8000 माइनस 80x। तो यहां से आप x का वैल्यू निकालिए कितना होगा, ये 16x उधर जाएगा तो कितना प्लस का 16x इक्वल टू 1000। तो x आपको मिल जाएगा कितना 1000 अपॉन 16 मींस कितना आ रहा है ये 62.5%। तो ये x का वैल्यू मिला मींस परसेंटेज ऑफ x किसके लिए लिया था आपने SO2, परसेंटेज ऑफ SO2 कितना होगा 62.5% और परसेंटेज ऑफ SO3 कितना होगा ये 37.5%। क्लियर, होपफुली समझ में आया होगा, बिल्कुल इजी कैलकुलेशन था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक कैलकुलेट कंटिन्यू करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, उसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं।
सपोज आपको गिवन है ग्लूकोज C6H12O6, राइट। एक ग्लूकोज का फॉर्मूला है, इसमें 1 मोल के अंदर 6 मोल ऑफ कार्बन एटम, 12 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होते हैं। तो अभी अगर हम यहाँ पे 1 मोल ग्लूकोज में जितने नंबर ऑफ कार्बन, जितने मोल्स ऑफ कार्बन, जितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड जितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, उसका सिंपलेस्ट रेशियो देखें तो इसको अगर हम यहाँ पे 6 से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा? कार्बन 1 मिलेगा, हाइड्रोजन 2 मिलेगा, ऑक्सीजन 1 मिलेगा। तो यहाँ पे CH2O क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्लूकोज के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जितने मोल्स ऑफ एटम थे उनका सिंपलेस्ट रेशियो शो कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे किसी भी कंपाउंड के फॉर्मूले के अंदर जो भी एटम प्रेजेंट है उसको सिंपलेस्ट रेशियो में शो कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड, एटम ऑफ कंपाउंड इन सिंपलेस्ट रेशियो। तो अगर आप सिंपलेस्ट रेशियो में यहाँ पर कंपाउंड के एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो क्या होगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला। और एक्चुअल नंबर में शो कर रहे हैं तो वो क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये C6H12O6 क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। और ये क्या होगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ठीक है। अब अगर इसकी मोलर मास की बात करें, ये ग्लूकोज का मोलर मास कितना होगा कैलकुलेट करें। कार्बन कितना है? 6, 12 into 6 प्लस 12 प्लस 16 into 6 तो ये मिलेगा आपको 180 ग्राम, राइट। इस एम्पिरिकल फॉर्मूले की मास की बात करें, इसका मास कितना होगा? कार्बन का 12 प्लस 2 प्लस 16 30 ग्राम। ठीक है। अब आप इनका रेशियो निकाल लें कि यहाँ पे इसका मोलर मास और इसके मोलर मास का क्या रेशियो होगा? यहाँ पे 180/30 तो ये कितना आएगा? 6। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे ग्लूकोज का मोलर मास इसके एम्पिरिकल फॉर्मूले के मोलर मास का 6 टाइम है। तो अगर आप एम्पिरिकल फॉर्मूले के मास को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिल जाएगा? ग्लूकोज का मोलर मास। या एम्पिरिकल फॉर्मूला को 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो अगेन क्या मिल जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यानी यहाँ पर एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कुछ रिलेशन होता है, कुछ यार एक पर्टिकुलर कोएफिशिएंट के थ्रू ये दोनों आपस में रिलेटेड रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे 6 की बात करें तो ये 6 क्या होगा? 180/30। यहाँ हम क्या बोल सकते हैं? n क्या होगा? 180 क्या था? मोलर मास या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास और एम्पिरिकल फॉर्मूले मास का जो रेशियो होगा वही क्या होगा? ये n को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास मिल जाएगा। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था? C6H12O6 अपॉन CH2O। उन दोनों का रेशियो भी क्या होगा? 6 होगा। यानी अगर आप इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको ये मिलेगा, अगर आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये मिलेगा। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन कंपाउंड। क्लियर? तो ये होपफुली आपको क्लियर होगा कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या है। क्लियर? सो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? डेफिनेशन आपको गिवन है। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द केमिकल फॉर्मूला शोइंग द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम इन सिंपलेस्ट रेशियो। तो सिंपलेस्ट रेशियो में अगर गिवन है तो उसे हम क्या बोलेंगे? एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलेंगे। और एक्चुअल नंबर अगर गिवन है तो उसे हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज नोन एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? क्या रिलेशन होगा यहां पर? n equal to molecular formula of molecular formula mass of compound upon empirical formula mass of compound। क्लियर? सेकंड आप क्या बोल सकते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसके बराबर होगा?
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास के और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास के बीच में, एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला के बीच में। क्लियर? तो बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बहुत टिपिकल क्वेश्चन यहां से नहीं बनते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कि सपोज आपको कोई कंपाउंड गिवन है, उसका मोलर मास आपको गिवन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 30 ग्राम पर मोल, राइट। इसके अंदर आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन गिवन है 80%, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन गिवन है आपको 20%। अगर केवल दो ही एलिमेंट है तो टोटल परसेंट कितना होगा 100 होगा, अगर एक 80% है तो दूसरा कितना होगा 20%। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको यहां देखना है कि कार्बन के कितने मोल्स यहां पर प्रेजेंट है और हाइड्रोजन के कितने मोल्स यहां पर प्रेजेंट है इन सिंपलेस्ट रेशियो। तो अगर आप सिंपलेस्ट रेशियो में निकालेंगे तो क्या होगा यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, पहले तो बात है कौन कौन से एलिमेंट है इसके अंदर, कार्बन एंड हाइड्रोजन। मास परसेंट क्या है, मास कितना है यहाँ पे, अगर टोटल मास हम 100 ग्राम कंसीडर करें तो कार्बन का मास कितना होगा 80 ग्राम और हाइड्रोजन का मास कितना होगा 20 ग्राम, राइट। अब जितना मास है उसके अकॉर्डिंग कितने मोल्स यहाँ पर होंगे, मोल्स ऑफ एटम। हम एटम्स के मोल्स की बात करें, मॉलिक्यूल की बात नहीं करें, H2 की बात नहीं करें, हम कार्बन और हाइड्रोजन एटम के मोल्स की बात कर रहे हैं। तो कितने मोल्स होंगे 80 अपॉन कितना होता है ये 12 और ये कितना होगा 20 अपॉन 1। क्लियर? तो कितना आएगा 6 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे 6 पॉइंट समथिंग है, ये 20 है, ठीक। अब हमें क्या देखना है यहाँ पे कि रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स कितना है। यहाँ पे पहले हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के बाद रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स मींस सिंपलेस्ट रेशियो। अभी यहाँ पे इसका और कुछ सिंपल रेशियो बन सकता है क्या, वो हमें यहाँ पर देखना है। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा कि सपोज आपको ये फॉर्मूला था C6H12O6, इसमें आपको सिंपलेस्ट रेशियो निकालना था। तो आपने क्या किया, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उससे सबको डिवाइड कर दोगे। 6 यहाँ पे सबसे छोटा वैल्यू था तो आपने 6 से डिवाइड कर दिया तो आपको सिंपलेस्ट रेशियो मिल गया। सपोज आपको गिवन है C2H5OH, इसमें आपको सिंपलेस्ट रेशियो बताना है। तो कार्बन कितना 2, हाइड्रोजन कितना 6, ऑक्सीजन कितना 1। तो सिंपलेस्ट रेशियो बताना है तो आप क्या करेंगे 1 से डिवाइड कर देंगे, जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपलेस्ट रेशियो यहाँ पे निकालना है। तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए जितने भी नंबर ऑफ एटम है उसके जितने मोल्स मिल रहे हैं उसमें जो भी सिंपलेस्ट वैल्यू होगी उससे सिंपलेस्ट या सबसे छोटा वैल्यू होगा उससे आपको क्या करना है, सबको डिवाइड करना है। तो सबसे छोटा वैल्यू क्या है यहाँ पे 80/12 और ये 20, यानी ये अप्रोक्स 6 के बराबर है, नॉट एग्जैक्टली 6, अप्रोक्स 6 के बराबर है। हम इसको 80/12 ही यूज में लेंगे। तो 80/12 से आप क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे कितना बनेगा 80/12 अपॉन 80/12 एंड 20 अपॉन 80/12, राइट। तो ये कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा 1, ये कितना मिलेगा, ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, 12/4 कितना होगा 3। तो यहाँ पे आपको कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो मिल गया, यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, कार्बन का 1 है और हाइड्रोजन का कितना है 3, तो CH3 क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला मिला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप कैसे निकालेंगे, N क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो यहां से आप N निकाल लीजिए कि N क्या होगा। अभी हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास की बात करें वो आपको गिवन है कितना 30। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास की बात करें, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना होगा 12 + 3 मींस 15। तो यहां से आपको N का वैल्यू मिलेगा कितना 30/15 मींस कितना 2। तो यहां से आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, कितना 2 * CH3 मींस C2H6। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड जो आपको पूछा गया है। क्लियर है, समझ पा रहे हैं, बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है कि आपको क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। आपको अगर परसेंटेज इंफॉर्मेशन क्या गिवन है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको जो इंफॉर्मेशन है वो बाय मोल है या बाय मास है। अगर बाय मास है तो एटॉमिक मास से डिवाइड करके आप क्या करेंगे, उसको पहले मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। अगर बाय मोल गिवन है तो
सपोज ये आपको यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन गिवन होता कि 80/12 मोल इसके हैं, 20/1 मोल इसके हैं। तो अगर मोल्स गिवन होता तो आप सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो लीस्ट मोल्स होंगे उससे दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो ये वाला जो आपका इंफॉर्मेशन है वो गायब हो जाता है, स्किप हो जाता है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन अगर आपको बाय मास गिवन है तो मास को पहले आप किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उससे सबको डिवाइड करना है, तो आपको रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। जो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स सिंपलेस्ट रेशियो में मिल रहा है वही किसको रिप्रेजेंट करेगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला में कितने नंबर ऑफ एटम्स पर्टिकुलर एलिमेंट के प्रेजेंट होंगे। राइट, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास के साथ इसको कोरिलेट करके n का वैल्यू निकाल लेंगे। n का वैल्यू मिल जाएगा तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी मिल जाएगा। क्लियर। दूसरी बात, यहाँ पे जब आप रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स हमेशा होल नंबर में होना चाहिए, फ्रैक्शन में कभी नहीं होना चाहिए। अगर बाय चांस किसी रीजन से फ्रैक्शन में आता है तो आपको किसी पर्टिकुलर कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके उसको अगेन होल नंबर में चेंज करना पड़ेगा। कैसे कि सपोज यहाँ पे अगर ये आया था 1/2 और ये होता 3, तो आपको क्या करना होता, इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करना होता, 2 से मल्टीप्लाई करना होता, ताकि ये वापस से किसमें चेंज हो जाता, होल नंबर में। राइट, इसको हम आगे देखते हैं एग्जांपल में। चलिए गिवन है आपको एग्जांपल, क्वेश्चन पढ़िएगा, वीडियो पॉज कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। राइट, चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन है आपको कैलकुलेट फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड हैविंग वेपर डेंसिटी 200 एंड कंटेन 60% कार्बन, 32% ऑक्सीजन एंड रेस्ट इज हाइड्रोजन। तो आपको यहाँ पे वेपर डेंसिटी गिवन है। अच्छा, वेपर डेंसिटी गिवन है तो वेपर डेंसिटी क्यों गिवन होगी आपको, ताकि आप मोलर मास निकाल लें। वेपर डेंसिटी क्या होता है, मोलर मास बाय 2। रेफरेंस गैस आपको स्पेसिफाई नहीं है तो आप रेफरेंस गैस कौन सा लेंगे, डेफिनेटली हाइड्रोजन ही लेंगे। तो यहाँ पे वेपर डेंसिटी क्या होगा, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इक्वल टू मोलर मास बाय 2। तो यहाँ से आपको वेपर डेंसिटी कितना गिवन है, 200। तो मोलर मास ऑफ कंपाउंड कितना होगा, मोलर मास कितना हो जाएगा, ये 2 into वेपर डेंसिटी मींस 2 into 200, तो ये मिल जाएगा 400 ग्राम पर मोल। तो ये आपको मिल गया वेपर डेंसिटी की हेल्प से मोलर मास ऑफ कंपाउंड। ठीक है, अब मोलर मास से आपको पता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है तो पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन गिवन है 60% कार्बन, 32% ऑक्सीजन एंड रेस्ट इज हाइड्रोजन। ये बाय मास इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, कुछ नहीं है तो हम उसको क्या कंसीडर करेंगे, बाय मास। तो कार्बन का, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का आपको मास का इंफॉर्मेशन गिवन है। तो मास आउट ऑफ 100 कितना गिवन है, कार्बन का गिवन आपको 60% यानी 60 ग्राम हो जाएगा, ऑक्सीजन है 32 और रेस्ट इज हाइड्रोजन। रेस्ट इज हाइड्रोजन मींस अगर टोटल 100 है तो ये कितना होगा 92, रेस्ट कितना होगा 8 ग्राम। राइट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम कितना होगा 60 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। हमेशा एटॉमिक मास से डिवाइड करना है बिकॉज़ आप एटम्स के मोल को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कितना होगा 60/12 मींस कितना 5, 32/32 मींस कितना होगा, सॉरी ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है 16, 32/2 16 कितना होगा 2 एंड 8/1 कितना होगा 8। ठीक है, तो ये आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम मिल गए। अब क्या करना है, रिलेटिव मोल्स निकालने हैं। रिलेटिव मोल्स निकालने के लिए जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उसी से आप क्या करेंगे, सबको डिवाइड करेंगे। तो ये कितना होगा, सबसे छोटा वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो ये क्या होगा 5/2, 2/2 एंड 8/2। अब यहाँ पे आपको इससे पहले बोला था कि जब आप कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं तो वहां पे कोई भी एटम फ्रैक्शन में नहीं होता है, सारे होल नंबर में होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, ये 5/2 ये फ्रैक्शन में मिल गया है, बट फ्रैक्शन में यहाँ पर होना पॉसिबल नहीं है। तो आप उसको होल नंबर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सभी को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे कि सब सारे के सारे यहाँ पे आपको होल नंबर में ही मिले। तो ये 5/2 को अगर यहाँ पे होल नंबर में चेंज करें तो किससे मल्टीप्लाई करें, सभी को 2 से। तो रिलेटिव मोल्स एक्चुअली क्या मिलेंगे 5, 2 एंड 8। राइट, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको क्या मिला, कार्बन के कितने एटम 5, ऑक्सीजन के कितने एटम 2, हाइड्रोजन के कितने एटम 8। राइट, तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल गया। यहां से आप निकाल लें एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या होगा 5 into 12
प्लस 2 इंटू 16 प्लस 8, तो ये आपको मिल जाएगा 100 ग्राम। राइट, आपको एमपी का फॉर्मूला मास पता चला है, आपको मोल का फॉर्मूला मास पता है, तो आप यहां से n का वैल्यू निकाल सकते हैं। n क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो n कितना होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना है यहाँ पर 400, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना है 100, तो कितना हो जाएगा 4। तो यहां से आप निकाल लें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो ये मिल जाएगा कितना, n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना था C5O2H8, तो कितना मिलेगा, n कितना मिला आपको 4, तो कितना होगा C20O8H32। क्लियर, तो दिस इज द एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। क्लियर, तो शायद आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे आपको कैलकुलेशन करनी है, क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, उसके बेसिस पे आपको पहले सोचना पड़ेगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्या लगाना है या किस डायरेक्शन में, किस अप्रोच से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्टोइशियोमेट्री। यस, आपने ये वर्ड तो बहुत बार पढ़ा होगा कि स्टोइशियोमेट्री, रिएक्शन का स्टोइशियोमेट्री ये है, या फिर स्टोइशियोमेट्री ऑफ रिएक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ बड़े यहाँ पे जरूर पढ़ा होगा 9th 10th में, या अभी आपने 11th 12th में भी कहीं ना कहीं ये स्टोइशियोमेट्री वर्ड पढ़ा होगा, 11th में मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा है। ठीक है, अब ये होता क्या है स्टोइशियोमेट्री, अगर हम यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में बात करें, आम बोलचाल में, तो इसको हम बोल सकते हैं सिंपल हिसाब किताब। अगर आप किसी भी रिएक्शन की स्टोइशियोमेट्री की बात कर रहे हैं, तो हम वहां पे क्या कर रहे हैं, एटम रिएक्शन में जो भी एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं या जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके हिसाब किताब की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोले तो क्या होता है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होता है, जो कि मास वॉल्यूम मोल्स के बीच में आपस में डील कर रहा है कि अगर आपको रिएक्शन में किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का मास गिवन है, रिएक्टेंट का मास गिवन है, तो उससे कितना मास ऑफ प्रोडक्ट बनने वाला है, अगर पर्टिकुलर मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गिवन है तो उससे कितने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बनने वाले हैं, अगर पर्टिकुलर वॉल्यूम गिवन है तो उससे कितना वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, तो उसी का कैलकुलेशन क्या है, स्टोइशियोमेट्री। यानी रिएक्टेंट की हेल्प से आपको प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन पता लगाना है, या प्रोडक्ट की हेल्प से आपको रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन पता लगाना है, तो उसी का कैलकुलेशन क्या है यहाँ पर, स्टोइशियोमेट्री। क्लियर, तो इसको समझने के लिए पहले हम एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लेते हैं कि स्टोइशियोमेट्री एक्चुअली है क्या। तो पहले जो चीज हमें पता है कि अगर आपको 1 मोल गिवन है, तो 1 मोल का मास क्या होता है, 1 मोल मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल किसके बराबर होता है, मोलर मास के बराबर। अगर मॉलिक्यूलर स्पीशीज है तो मोलर मास के बराबर, और अगर एटॉमिक स्पीशीज है तो एटॉमिक मास के बराबर। राइट, इसके अलावा हम वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस की बात करें एट एसटीपी, तो ये कितना होगा, 22.4 लीटर के बराबर होगा। और नंबर ऑफ 1 मोल, अगर मॉलिक्यूलर स्पीशीज है तो मॉलिक्यूल्स, अगर एटॉमिक स्पीशीज है तो एटम, तो एक बराबर होता है 6.02 into 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल। राइट, तो ये इनिशियल इंफॉर्मेशन हमें पता है कि 1 मोल का मास एटॉमिक मास के बराबर है, मोलर मास के बराबर होता है, 1 मोल गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर 22.4 लीटर के बराबर होता है, और नंबर ऑफ मोल्स, अगर एक एटॉमिक स्पीशीज है तो 6.02 into 10⁻23 एटम्स होते हैं, और अगर मॉलिक्यूलर स्पीशीज है तो 6.02 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, और अगर आयनिक स्पीशीज है तो इतने ही आयंस वहां पर 1 मोल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर, अब इस पर हम एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल, अगर आपको कोई इक्वेशन गिवन है तो वहां पर कैसे आप रिलेशन निकालेंगे कि आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करना है। तो सपोज इंफॉर्मेशन गिवन आपको, या रिएक्शन गिवन है H2+ हाफ O2 की रिएक्शन से H2O बन रहा है। सपोज ये गैसेस फॉर्म है, ये भी गैसेस फॉर्म है, और जो बन रहा है वो यहाँ पर गैसेस फॉर्म ही बन रहा है। ठीक है, ये हम कंसीडर कर लेते हैं। हो सकता है लिक्विड फॉर्म गिवन है, लिक्विड फॉर्म गिवन है तो थोड़ा सा रिलेशन डिफरेंट हो जाएगा। अब ये बैलेंस इक्वेशन आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रही है
कि यहाँ पर अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करें, एक मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम है, कितना ऑक्सीजन एटम है, 1 ऑक्सीजन एटम है। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि ये 2 हाइड्रोजन एटम कहां से आएंगे, इधर से आएंगे। वो हम क्यों बोल रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। मास हमेशा क्या रहता है, कंजर्व ही रहता है। तो जितना मास इधर होगा हाइड्रोजन का, उतना ही मास ऑफ हाइड्रोजन इधर होना चाहिए। जितना मास ऑफ ऑक्सीजन इधर है, उतना ही इधर होना चाहिए। अगर ये दोनों तरफ बराबर नहीं है, मींस रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है। तो रिएक्शन की बैलेंसिंग भी आपको आना चाहिए, तो वो हम आगे बात करेंगे रिएक्शन का बैलेंसिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको स्टोइचियोमेट्री यानी हिसाब किताब देखना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, पहले रिएक्शन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। विदाउट बैलेंसिंग आप यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ठीक, तो ये बैलेंस इक्वेशन आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रही है कि 2 हाइड्रोजन एटम इधर था, वो इधर से आ रहा है, एक ऑक्सीजन एटम यहाँ था, वो यहाँ पर आ गया। तो दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम क्या है, बराबर बराबर है, मींस इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। तो इस बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि अगर ये एक मॉलिक्यूल बन रहा है, तो यहाँ पर 2 एटम यहाँ है, तो 2 एटम यहाँ से आ रहे हैं। यहाँ पर एक एटम है, तो एक एटम यहाँ से आ रहा है, यानी एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है इसका और हाफ मॉलिक्यूल यहाँ पर है। हम जब भी यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, किसी भी रिएक्शन को पढ़ते हैं, तो वो इन टर्म ऑफ मोल ही पढ़ते हैं। ठीक है, अगर कोई भी बैलेंस इक्वेशन आपको गिवन है, तो उस बैलेंस इक्वेशन में जो भी रिएक्शन हम देखते हैं रिएक्टेंट के बीच में, वो किस टर्म में देखते हैं, मोल्स की टर्म में। कि यहाँ पे इसका क्या मीनिंग होगा कि इसमें 1 मोल ऑफ H2 गैस हाफ मोल ऑफ O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, और कितना मोल ऑफ H2 बनेगा यहाँ पे, 1 मोल ऑफ H2O। क्लियर? इसी को आप चाहे तो मास की टर्म में देख लीजिए। यहाँ पे 1 मोल का मास कितना होगा, ये तो किसकी टर्म में होगा, मोल्स की टर्म में। सेकंड हम मास की टर्म में बात करें, अब यहाँ पे इसका क्या इंफॉर्मेशन है कि अगर 1 मोल आपको H2 गैस दे रखा है, तो वाटर बनाने के लिए इसको कितना मोल ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन की। 1 मोल ऑफ H2 से कितना मोल, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस से कितना मोल ऑफ वाटर बन रहा है, 1 मोल ऑफ वाटर। तो अगर ये 2 मोल H2 आपको दे दिया, तो 1 मोल के लिए हाफ की रिक्वायरमेंट होगी, तो 2 मोल के लिए कितने की रिक्वायरमेंट होगी, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस का। 1 मोल ऑफ H2 से 1 मोल ऑफ वाटर बन रहा है, तो 2 मोल ऑफ H2 से कितना मोल, 2 मोल ऑफ वाटर यहाँ पर बनेगा। तो समझ पा रहे हैं क्या मीनिंग क्या है स्टोइचियोमेट्री का, मीन बैलेंस इक्वेशन में आप क्या सिंपल यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा देंगे, तो ही आपके आंसर्स निकलते आएंगे। ठीक, सो 1 मोल की रिएक्शन हाफ मोल से हो रही थी, 2 मोल की रिएक्शन कितने से हो गई, 1 मोल से। 1 मोल से 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा था, तो 2 मोल से कितना प्रोड्यूस होगा, 2 मोल। आप इन दोनों को भी कोरिलेट कर सकते हैं। बैलेंस इक्वेशन आप किसी का भी रिलेशन किसी के साथ निकाल सकते हैं, कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। हाफ मोल की रिएक्शन 1 मोल से हो रही थी, यानी जितना ये है उससे डबल, सॉरी हाफ मोल से 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा था, जितना ये यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है उसका डबल यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, जितना कंज्यूम होगा उसका डबल प्रोड्यूस होगा। समझ पा रहे हैं? सेकंड हम बात करें मास की टर्म में, तो यहाँ पे 1 मोल का मास कितना था, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें 1 मोल का मास कितना था, 2 ग्राम। हाफ मोल का मास कितना, 1 मोल का 32 होता है, तो हाफ मोल का कितना, 16 ग्राम। यहाँ पर जितना मास यहाँ रिएक्ट कर रहा है उतना ही मास प्रोड्यूस होगा। कितना रिएक्ट किया, 2 + 16 18 ग्राम, तो यहाँ पे कितना प्रोड्यूस होगा, 18 ग्राम। वो भी देख लें, 16 + 2 18, राइट। तो अगर 2 ग्राम की रिएक्शन 16 ग्राम से हो रही है, तो अब यहाँ पे भी आप यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं कि अगर 2 ग्राम के लिए 16 ग्राम रिक्वायर्ड है, तो 5 ग्राम के लिए या 4 ग्राम के लिए कितना ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। तो 2 ग्राम के लिए 16 है, तो 4 के लिए कितना होगा, हमने मास को डबल कर दिया। अगर हाइड्रोजन डबल हो गया, तो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट भी क्या होगा, डबल हमें रिक्वायर्ड होगा। तो 2 ग्राम के लिए 16 था, तो 4 ग्राम के लिए कितना, 32 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। यानी 2 ग्राम का मींस क्या हुआ, 1 मोल। 4 ग्राम का मींस क्या हुआ, 4 मोल, 2 मोल। समझ पा रहे हैं? 2 मोल का मींस क्या हुआ, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल का मींस क्या हुआ, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये रिएक्ट करेंगे तो कितना बनना चाहिए, 36। यानी यहाँ पे 4 ग्राम और 32 ग्राम रिएक्ट करेंगे तो 36 ग्राम ऑफ वाटर बनेगा। 36 ग्राम मींस कितना हो गया, 2 मोल, राइट। वही इंफॉर्मेशन है कि 2 मोल 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा। 32 ग्राम मींस क्या हुआ, 1 मोल, राइट। तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, तो 2 मोल ऑफ H2 यहाँ पर बनने वाला है, राइट। इसे आप चाहें तो वॉल्यूम की टर्म में भी बात कर सकते हैं। हम यहाँ पे STP की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम PV = nRT की बात करें, PV = nRT, तो यहाँ पे STP है तो टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, R कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो किसके रेशियो के अकॉर्डिंग होगा, मोल्स के रेशियो के अकॉर्डिंग, बिकॉज़ वॉल्यूम किस पर डिपेंड कर रहा है, मोल्स पर। तो जो वॉल्यूम का रेशियो है वही रेशियो किसका होगा यहाँ पर, मोल्स का भी होगा।
ठीक, तो यहाँ पे मोल्स का रेशियो क्या था 1:1, तो वॉल्यूम का रेशियो भी क्या होगा 1:1। यहाँ पे 1 मोल का वॉल्यूम, इसी के अकॉर्डिंग हम बात करें 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर, हाफ मोल का वॉल्यूम कितना होगा हाफ into 22.4 लीटर, राइट। तो 1:2 आपका रेशियो है वॉल्यूम के बीच में भी, तो जो रेशियो यहाँ पे मोल्स का है वही रेशियो किसका है आपको यहाँ पे वॉल्यूम का मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मोल की रिएक्शन से हाफ मोल रिएक्ट 1 मोल के साथ हाफ मोल रिएक्ट हो रहा है और कितना मोल प्रोड्यूस हो रहा है 1 मोल ऑफ वाटर, तो यहाँ पे 22.4 लीटर का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है 11.2 लीटर के साथ, कितना प्रोड्यूस होगा यहाँ पे 1 मोल बना, हम इसको गैस कंसीडर कर रहे हैं यानी एसटीपी कंडीशन पे, ये कितना प्रोड्यूस होगा 22.4 लीटर। तो 1 मोल से 1 मोल बना यानी इन दोनों का रेशियो 1:1 है, तो इनके वॉल्यूम का रेशियो भी क्या होगा 1:1। इन दोनों के वॉल्यूम का रेशियो 1/2:1 है, तो इन दोनों के वॉल्यूम का रेशियो भी क्या होगा 1/2:1 ही होगा। समझ पा रहे हैं क्या हम, ठीक है। तो जो मोल्स का रेशियो होगा वही वॉल्यूम का रेशियो होगा। अगर आपसे ये पूछ लें कि यहाँ पे 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन से कितना वॉल्यूम ऑफ गैसियस वाटर प्रोड्यूस होगा एसटीपी पर, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन से कितना मोल ऑफ गैसियस वाटर प्रोड्यूस होगा एसटीपी पर, तो हमें क्या देखना है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन से कितना मोल ऑफ वाटर बना 2 मोल ऑफ वाटर। अगर ये गैसियस स्पीशीज है तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर, तो 2 मोल का वॉल्यूम कितना होगा 44.8 लीटर। तो सिंपल यूनिटरी मेथड है, क्लियर। इसी को आप चाहे तो नंबर के बेसिस पर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये 1 मोल था, 1 मोल मींस Na मॉलिक्यूल, हाफ मोल मींस Na/2 मॉलिक्यूल, और यहाँ पे 1 मोल बना मींस Na मॉलिक्यूल, तो Na से Na मॉलिक्यूल बना, Na/2 से Na मॉलिक्यूल बना, राइट। तो अगर ये 2Na होता तो ये कितना प्रोड्यूस होता 2Na, अगर ये 5Na होता तो ये कितना प्रोड्यूस होता 5Na, अगर ये 5Na होता है तो ये कितना कंज्यूम होता जितना ये उसका हाफ, अगर ये 5Na है तो ये कितना कंज्यूम होता 5Na/2, क्लियर। समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपको स्टोइचियोमेट्री मींस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कुछ रिलेशन कैलकुलेट करना है, रिएक्टेंट की हेल्प से प्रोडक्ट का मास कैलकुलेट करना है, या रिएक्टेंट के वॉल्यूम से प्रोडक्ट का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, या रिएक्टेंट के नंबर से प्रोडक्ट का वॉल्यूम प्रोडक्ट के नंबर्स या वॉल्यूम या मास कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि आपकी रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। तो रिएक्शन की बैलेंसिंग सबसे पहले आपको आना चाहिए, एटम्स को बैलेंस करके आप रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, तो आप यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री यानी हिसाब किताब वहां पे एटम्स का इजीली कर सकते हैं, क्लियर। चलिए, ये तो इनिशियल इंफॉर्मेशन था कि स्टोइचियोमेट्री क्या होता है। इसके बेसिस पे क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, वो बहुत मजेदार इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं, राइट। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली स्टोइचियोमेट्री है क्या, कि अगर आपको एटम गिवन है, सॉरी रिएक्टेंट गिवन है, तो रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बनने वाला है, रिएक्टेंट से कितना वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट बनेगा या कितना वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम होगा, रिएक्टेंट से कितना नंबर ऑफ प्रोडक्ट के बनने वाले हैं मॉलिक्यूल के, तो वो यहाँ से हम कैलकुलेट कर देंगे। तो स्टोइचियोमेट्री के लिए आपको सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना जरूरी है। तो एक छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है। कुछ इक्वेशन बिल्कुल सिंपल होती है जिसको देख के आप बैलेंस कर सकते हैं, कुछ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होती है जिसको बैलेंसिंग में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन आपको गिवन है तो उसको कैसे बैलेंस करना है उसका एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं। सपोज आपको गिवन है कोई रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन आपको फॉस्फोरिक एसिड के साथ दे रखा है, CaCO3 प्लस H3PO4, इससे आपको बन रहा है कैल्शियम फॉस्फेट एंड H2CO3। इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है, राइट। यहाँ पे हम देख सकते हैं बैलेंसिंग बिल्कुल इजी है, पर हम यहाँ पे इसका एक एल्जेब्रिक मेथड देखते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन को आप कैसे बैलेंस करेंगे। तो एल्जेब्रिक मेथड क्या है कि यहाँ पे रिएक्टेंट साइड कुछ कंपोनेंट हो गए, प्रोडक्ट साइड कुछ कंपोनेंट होंगे, राइट। हम क्या करते हैं इनका कोई कोएफिशिएंट कंसीडर कर देते हैं कि सपोज यहाँ पे रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट कैल्शियम कार्बोनेट का कोएफिशिएंट स्मॉल a है, इधर फॉस्फोरिक एसिड का कोएफिशिएंट स्मॉल b है, कैल्शियम फॉस्फेट का कोएफिशिएंट स्मॉल c है एंड H2CO3 का कोएफिशिएंट स्मॉल d है, राइट। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करें कि रिएक्शन में मास हमेशा कंजर्व रहता है, जितना रिएक्टेंट हम लेते हैं उतना का उतना टोटल प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है। जितने एटम ऑफ रिएक्टेंट के यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं उतने ही एटम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाले होते हैं, राइट। तो नंबर ऑफ एटम्स
एट रिएक्टेंट साइड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स एट प्रोडक्ट साइड। ये बात हमें पता है कि नंबर ऑफ एटम्स हमेशा क्या रहने वाले हैं, कंजर्व रहने वाले हैं, यानी मास हमेशा कंजर्व रहने वाला है। तो उसके बेसिस पर हम यहाँ पे इस रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो इसमें यहाँ पर जितने एटम कैल्शियम के रिएक्टेंट साइड होंगे उतने ही एटम कैल्शियम के किधर होंगे, प्रोडक्ट साइड होंगे। जितने एटम यहाँ पे कार्बन के रिएक्टेंट साइड होंगे उतने ही एटम कार्बन के यहाँ पर प्रोडक्ट साइड भी होंगे। जितने एटम ऑक्सीजन के यहाँ पर रिएक्टेंट साइड होंगे उतने ही प्रोडक्ट साइड होंगे। जितने एटम हाइड्रोजन के इधर रिएक्टेंट साइड होंगे उतने ही प्रोडक्ट साइड रहने वाले हैं, राइट। तो यही कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एटम को बैलेंस करते हैं रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। तो फर्स्ट हम बात करें फॉर कैल्शियम, ठीक है। नंबर ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ कैल्शियम एटम at reactant side will be equal to number of calcium atom प्रोडक्ट साइड। क्लियर। तो रिएक्टेंट साइड कैल्शियम के जितने एटम होंगे प्रोडक्ट साइड भी उतने ही एटम रहने वाले हैं। तो हम यहाँ पर देखें कैल्शियम कहाँ पर है, यहाँ पर ये, इधर तो कोई कैल्शियम नहीं है। तो यहाँ पर अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम है तो यहाँ पे हमने ए से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो रिएक्टेंट साइड कितने एटम होंगे कैल्शियम के लिए, यहाँ पर रिएक्टेंट साइड ए, और प्रोडक्ट साइड कितने कैल्शियम के एटम होंगे, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल में 3 कैल्शियम एटम है, सी से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो ये कितना होगा 3C। क्लियर। ऐसे ही हम यहाँ पे कार्बन के लिए बात करें, रिएक्टेंट साइड कार्बन के कितना आइटम होगा ए, और प्रोडक्ट साइड कार्बन का कितना आइटम होगा, यहाँ पर तो कोई कार्बन नहीं है, यहाँ पर कितना कार्बन है डी, एक में 1 था, डी में कितना होगा डी, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे डी को। नेक्स्ट ऑक्सीजन की बात करें, इधर कितना ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पर 3 था, एक मॉलिक्यूल में ए से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा ऑक्सीजन के लिए 3A प्लस, बिकॉज इधर भी कुछ ऑक्सीजन है, एक मॉलिक्यूल में 4 है तो बी में कितना होगा 4B, राइट। इक्वेट कर देंगे इसको। प्रोडक्ट साइड कितने ऑक्सीजन एटम होंगे, 4 यहाँ पर है, होल ट्वाइस है तो 4 2 8, इसके अंदर 8 ऑक्सीजन एटम है, 8C हो जाएगा, प्लस इधर कितना है 3, डी से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो कितना हो जाएगा 3D, राइट। हाइड्रोजन की बात करें, इधर कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक के अंदर 3 है तो यहाँ पे बी में कितना हो जाएगा 3B। इसके अलावा कहीं पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर कितना होगा इक्वल टू 2D, राइट, और कहीं पर हाइड्रोजन नहीं है। क्लियर। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पर कोई कोफिशिएंट कंसीडर करके नंबर ऑफ एटम एट रिएक्टेंट साइड को किसके इक्वेट करना है, नंबर ऑफ एटम्स एट प्रोडक्ट साइड। इतना क्लियर है। अब इनमें से जो भी आपको सबसे इजी लगता है या कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग किसी को भी 1 कंसीडर करना है। हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं लेट C इक्वल टू 1। अगर हमने C को 1 कंसीडर किया तो C को 1 कर देंगे तो A कितना हो जाएगा, A विल बी 3। C को हमने 1 किया तो यहाँ पे A कितना हो गया 3 हो गया। अगर A 3 हो गया तो D भी कितना होगा यहाँ पर 3। क्लियर। D का वैल्यू कितना हुआ यहाँ पे 3, तो B का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे 3B इक्वल टू 2D। तो यहाँ पे B का वैल्यू कितना, B इक्वल टू 2D अपॉन 3 मीन्स 2 इंटू D का वैल्यू कितना है 3/3 मीन्स ये कितना हो जाएगा 2। तो B का वैल्यू आपको कितना मिल गया 2। तो A का वैल्यू मिला, B का वैल्यू मिला, C का वैल्यू मिला, D का वैल्यू मिला। इन सबको यहाँ प्लेस करके देख लीजिए तो क्या आपको इक्वेशन बैलेंस हो रही है क्या। A का वैल्यू कितना है 3 तो कितना होगा 3CaCO3 इक्वल टू सॉरी प्लस कितना है यहाँ पे B का वैल्यू, B का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2, कितना हो जाएगा 2H3PO4 विल प्रोड्यूस। C का वैल्यू कितना है आपको 1 तो C का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, CA3PO4 होल ट्वाइस प्लस D का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3 तो कितना हो जाएगा 3H2CO3। चेक करें क्या इक्वेशन बैलेंस है क्या, 3 कैल्शियम 3 कैल्शियम 3 कार्बन 3 कार्बन, ऑक्सीजन कितना है 3 3 जा 9, 9 प्लस 8 कितना हो जाएगा 17, 4 2 जा 8, 8 प्लस 9 17, राइट। हाइड्रोजन की बात करें कितना होगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, फॉस्फोरस कितना है 2, यहाँ पे होल ट्वाइस है तो फॉस्फोरस भी 2 हो गया, राइट। तो सभी एटम यहाँ पर बैलेंस हो गए। तो इस एल्जेब्रिक मेथड के थ्रू आप रिएक्शन को भी बैलेंस कर सकते हैं। क्लियर है।
तो इसे नोट कीजिएगा। होपफुली आपको एल्जेब्रिक मेथड ऑफ बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन समझ में आया होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। गिवन है आपको when 3 mole of KClO3 is heated then how many moles of KCl and oxygen produced at STP। तो आपको KClO3 पोटेशियम क्लोराइड को हीट करके KCl और O2 बनाना है, कितने कितने बन रहे हैं वो बताना है। तो बिल्कुल सिंपल, ये बैलेंसिंग के बेसिस पर क्वेश्चन है। तो पहले हम यहाँ पे KClO3 को हीट करने पर क्या बन रहा है वो देख लें कि जब आप KClO3 को हीट करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, KCl प्लस O2। वो आपको दे भी रखा है कि कितने कितने मोल KCl और O2 बन रहे हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो इस इक्वेशन को पहले बैलेंस करें। बैलेंसिंग में क्या, कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितना है, 2 है। तो हम क्या करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 KCl यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे 2 मोल ऑफ KCl एंड 3 मोल ऑफ O2 बनेगा कब, जब आप 2 मोल ऑफ KClO3 ले रहे होंगे। अब आपको पूछा है अगर हमने 3 मोल ऑफ KClO3 लिया तो कितना बनेगा। अब ये सिंपल यूनिटरी मेथड है कि यहाँ पे 2 मोल से 2 मोल और 3 मोल बन रहा है, तो 3 मोल से कितना कितना बनेगा। तो यूनिटरी मेथड लगाएं, सिंस बाय 2 मोल ऑफ KClO3 2 मोल KCl प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल कितना प्रोड्यूस होगा, 2/2 बाय 3 मोल कितना प्रोड्यूस होगा, 2/2 इंटू 3। तो ये आपको कितना मोल, 3 मोल ऑफ KCl, राइट। यही आप ऑक्सीजन के लिए लगा सकते हैं, सिंस बाय 2 मोल ऑफ KClO3 बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या मिल रहा है, 2 मोल से कितना बना, 3 मोल ऑफ O2। सो 1 मोल से कितना बनेगा, 3/2 एंड 3 मोल से कितना बनेगा, 3/2 इंटू 3 मीन्स 4.5। क्लियर। तो बिल्कुल सिंपल बैलेंसिंग के बेसिस पर ये क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। गिवन है आपको when sodium bicarbonate is heated 1.806 into 10⁻24 molecule of water is obtained, then find volume of CO2 gas at STP and amount of sodium bicarbonate required for this reaction, right। तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करिए। होपफुली आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन है सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया जा रहा है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने पर क्या बन रहा है वो पहले आपको पता होना चाहिए। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने पर क्या बनेगा, NaSCO3 को जब हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने पर डिकम्पोज होता है सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 में। इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे तो बैलेंसिंग के थ्रू आपको मिल गया 2NaCO3 क्या प्रोड्यूस करेगा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, राइट। अब यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन के थ्रू आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि अगर ये 2 मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट है तो कितना प्रोड्यूस होगा, 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट, 1 मोल ऑफ H2O एंड 1 मोल ऑफ CO2। अच्छा, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि बाइकार्बोनेट क्या होता है, कार्बोनेट क्या होता है। SCO3 माइनस को हम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, CO3 माइनस को कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक। तो बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि 2 मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट से 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट, 1 मोल ऑफ H2O एंड 1 मोल ऑफ CO2 यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। इंफॉर्मेशन गिवन है आपको कितना मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बन रहा है, 1.806 into 10⁻24। तो यहाँ पर 1 मोल ऑफ वाटर का मीन्स क्या है, 1 मोल में 6.02 into 10⁻23। एक मोल में इतना ही मॉलिक्यूल होता है। तो अब आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितना प्रोड्यूस हो रहा है वो इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो यहाँ पे इतने में इतना मोल होता है, तो जितना प्रोड्यूस हुआ है उसमें कितना मोल ऑफ वाटर यहाँ पर बना होगा वो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि 1 मोल जब बन रहा है तो 1 मोल ऑफ CO2 बना, यानी इतने मोल के लिए इतना मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बनेगा, या इतने मॉलिक्यूल के लिए इतने मॉलिक्यूल के साथ इतना मोल ऑफ CO2 यहाँ पर बन रहा होगा। तो आपके पास कितना बन रहा है, 1.806 into 10⁻24 मॉलिक्यूल, तो उतने मॉलिक्यूल के साथ कितना CO2 बनेगा वो निकाल सकते हैं। इधर 1 मोल के लिए कितना आपको देना पड़ा बाइकार्बोनेट, 2 मोल, यानी इतने मॉलिक्यूल के लिए 2 मोल की रिक्वायरमेंट थी, तो जितना बन रहा है उसके लिए कितने मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी वो आप वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे इसको मोल्स के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देते हैं। तो गिवन मॉलिक्यूल ऑफ H2O कितना, 1.806 into 10⁻24 मॉलिक्यूल,
तो इसमें मोल्स कितना होगा यहां से देख लें, मोल्स कितना होगा, नंबर ऑफ गिवन मॉलिक्यूल अपॉन Na, कितना मॉलिक्यूल है 1.806 इंटू 10⁻24 अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा 3 मोल ऑफ वाटर। तो यानी वाटर के कितने मोल प्रोड्यूस हो रहे होंगे यहाँ पर 3 मोल। अब आपसे पूछा वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है यहाँ पर प्रोड्यूस, वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना प्रोड्यूस हुआ होगा। तो यहाँ पे 1 मोल वाटर के साथ 1 मोल ऑफ CO2 बनता है, तो 3 मोल ऑफ वाटर के साथ कितना मॉलिक्यूल, कितना मोल ऑफ CO2 बनेगा 3 मोल। तो हम क्या बोलेंगे मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस कितना होगा, कितना होगा 3 मोल ऑफ 3 मोल, राइट। 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर एट एसटीपी, तो 3 मोल का वॉल्यूम कितना होगा वो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ 3 मोल ऑफ CO2 एट एसटीपी कितना होगा 3 इंटू 1 मोल वॉल्यूम, 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है एसटीपी पर 22.4 लीटर, तो 3 मोल का वॉल्यूम कितना होगा यहां से आप कैलकुलेट कर देंगे तो ये कितना जाएगा 67.2 लीटर। क्लियर। तो ये आपको वॉल्यूम ऑफ CO2 मिला एट एसटीपी। अब आपको बताना है कितना मास ऑफ बाइकार्बोनेट यहाँ पर यूज में लिया होगा इतने मॉलिक्यूल ऑफ CO2 को, इतने मॉलिक्यूल ऑफ H2O को प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहां से हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे कितना मोल ऑफ H2O प्रोड्यूस हुआ 3 मोल। तो अगर 1 मोल प्रोड्यूस करना था तो कितना मोल हमें लेना पड़ा 2 मोल। अगर 3 मोल ऑफ H2O प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए कितना लेना पड़ेगा, यूनिटरी मेथड है सिंपल। तो हम क्या बोलेंगे सिंस फॉर 1 मोल ऑफ water 2 mole NaHCO3 required, right, then for 1 mole of water 2 mole of sodium bicarbonate NaHCO3 required। तो कितना मोल आपको वाटर का प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे 3 मोल। तो 3 मोल वाटर के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा 6 मोल ऑफ NaHCO3, राइट। तो यहाँ से आपको मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट मिले। अगर मोल्स मिले तो आप मास भी निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट रिक्वायर्ड, कितना मास रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे 6 इंटू मोलर मास ऑफ बाइकार्बोनेट कितना 23 प्लस 1 24 प्लस 12 प्लस 48 तो 84, तो 504 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट आपको यहां पर रिक्वायर्ड रहेगा, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन आपको कैलकुलेट मास ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन। तो 20 ग्राम ऑफ CO2 बनाने के लिए कितना मीथेन आपको रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए आपको पहले बैलेंस इक्वेशन पता होना चाहिए कि जब हम किसी भी हाइड्रोकार्बन मींस जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट हो उसका कंबशन करते हैं तो वहां पर क्या बनता है, जितना कार्बन है सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड में और जितना हाइड्रोजन है पूरा का पूरा वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम मीथेन का कंप्लीट कंबशन करते हैं CH4 प्लस O2 तो क्या बनने वाला है CO2 प्लस 2H2O। इक्वेशन को बैलेंस करें, कितना ऑक्सीजन है यहाँ पे 4 है तो ये बैलेंस हो गया। अब बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि 1 मोल ऑफ मीथेन reacts with 2 mole of oxygen to produce 1 mole of carbon dioxide and 2 mole of water, right। तो बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है। इसको अगर हम इन टर्म ऑफ मास बात करें तो इन टर्म ऑफ मास क्या होगा 16 ग्राम ऑफ मीथेन रिएक्ट विद 2 into 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड 2 into 18 ग्राम ऑफ वाटर, राइट। अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आप देख लें कि 44 ग्राम ऑफ CO2 के लिए कितना ग्राम मीथेन रिक्वायर्ड था 16 ग्राम। तो अगर 20 ग्राम ऑफ CO2 बन रहा होगा तो कितना ग्राम ऑफ मीथेन यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा वही आपको यहाँ देखना है। तो यहाँ पे लगाएं सिंस 44 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हाउ मच 16 ग्राम ऑफ मीथेन। सो 1 ग्राम ऑफ CO2 कितने से बनेगा 16 अपॉन 44 ग्राम ऑफ मीथेन एंड 20 ग्राम ऑफ CO2 कितने से बनने वाला है 16 अपॉन 44 इंटू 20। तो कैलकुलेट कीजिएगा 4 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 टाइम्स ये हो जाएगा 80 अपॉन 11 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 80 अपॉन 11 तो कितना जाएगा 17.27
ग्राम। तो इतना ग्राम ऑफ मीथेन आपको लेना पड़ेगा 20 ग्राम ऑफ CO2 बनाने के लिए, राइट। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। गिवन आपको टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस एट STP व्हेन 9 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड हीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4। यस, अब शायद आपको ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला पता होगा क्योंकि हम एक क्वेश्चन ऑक्सैलिक एसिड से रिलेटेड कर चुके हैं। अब आपको यहाँ पर जो गिवन है एनहाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड गिवन है। एनहाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड को जब आप कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कंसंट्रेटेड H2SO4 का काम क्या होता है, जो कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, यानी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर देता है। अब ऑक्सैलिक एसिड में से जितने वाटर मॉलिक्यूल निकल सकते होंगे वो क्या करेगा, यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे रिएक्शन की बात करें क्या होगा, जब आप एनहाइड्रस की बात किए तो यहाँ पे कोई वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, यानी क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर जो .2H2 हमने बताया था वो यहाँ पर नहीं है। ये इसको हम बोलेंगे एनहाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड। इसको आप किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा, इसके अंदर जितना वाटर मॉलिक्यूल निकल सकता होगा, कितना निकल सकता है, 1 मोल ऑफ वाटर। तो उस 1 मोल ऑफ वाटर को कौन एब्जॉर्ब करेगा, कंसंट्रेटेड H2SO4, राइट। प्लस अब रिमेनिंग क्या है, यहां से क्या निकलेगा, एक CO2 गैस निकलेगा प्लस एक मोनोऑक्साइड गैस निकलेगा। क्लियर है। तो जब आप ऑक्सैलिक एसिड को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वहां पे मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। अब बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बात करें, अगर ये 1 मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड है तो 1 मोल ऑफ CO2 एंड 1 मोल ऑफ मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। अब आपको गिवन है कितना, 9 ग्राम। तो यहाँ पे 9 ग्राम में कितना मोल्स होगा, मास बाय मोलर मास। ऑक्सैलिक एसिड का मोलर मास कितना होगा, 24 प्लस 2 26, 26 प्लस कितना है ये 48, 26 प्लस 48 कितना होगा 90। तो ये कितना होगा 9 ग्राम अपॉन 90 ग्राम मींस 0.1 मोल। तो अगर 1 मोल से 1 मोल ऑफ CO2 एंड 1 मोल ऑफ मोनोऑक्साइड बन रहा था तो 0.1 से कितना बनेगा, 0.1 मोल ऑफ CO2 एंड 0.1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर। तो इतना दो गैस यहाँ पर बन रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा होगा यहाँ पे 0.1 मोल, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा होगा 0.1 मोल। सो टोटल मोल्स ऑफ गैस कितना बनेगा, 0.1 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 0.1 कार्बन मोनोऑक्साइड मींस 0.2 मोल, राइट। तो इतना मोल ऑफ गैस यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। अब आपको बोला है कि कितना वॉल्यूम यहाँ पर बनेगा STP पर, तो हम क्या बोले, एट STP 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इक्वल टू 22.4 लीटर। तो आपको कितना प्रोड्यूस हुआ है, 0.2 मोल। तो कितना वॉल्यूम होगा, 22.4 इंटू 0.2 मीन्स 4.48 लीटर। क्लियर। तो इतना वॉल्यूम ऑफ गैस यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। क्लियर है।